बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सर का सलाम। पिंकी द ड्रग डीलर, इनके बारे में क्या तफसीलात सामने अब आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। वो आज तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताएंगे, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने 14 अरब रुपए अपनी टिकटॉक के लिए मांग ली हैं। ये क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, ये सारी तफसीलात आज आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे। महमूद खान अचरजई साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन में क्या धांधली होने जा रही है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के बारे में तफसीलात आई हैं और इनके बारे में क्या बताया गया है, और साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में ये भी आपको इसी व्लॉग में हम बताएंगे। नवाज शरीफ साहब जनाब कबूतर वाली सरकार को अब गरीब अवाम का दर्द सताने लगा है और उन्होंने कहा है कि बजट अब मैं बनाऊंगा। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले पिंकी द ड्रग डीलर के पास चलेंगे। अनमोल और पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था, बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। इनका असल नाम है अनमोल और ये कराची की रहायशी हैं। मॉडल बनने के लिए ये जाती हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। कराची में जो फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है वहां पर ये फिर एलीट से मिलती हैं और वहां पर ये एक बड़ा ही मखसूस होने वाला धंधा देखती हैं जो का नशे का धंधा था, और उस धंधे में फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये सबसे पहले शादी करती हैं एक लॉयर के साथ, और लॉयर से शादी करने के बाद ये अपने नेटवर्क बनाना शुरू करती हैं इसी धंधे को लेकर। और फिर जब दूसरी शादी इनकी होती है, फिर एक सरकारी बंदे से होती है, एक पुलिस वाले से इनकी शादी होती है, और इसी शादी के अंदर ये जो अनमोल पिंकी हैं ये अपने जो लिंक्स होती हैं वो डेवलप करना शुरू करती हैं। अब जो इनका लिंक होता है वो यहां पर एक मामूली सा लिंक नहीं है, मतलब जिस धंधे के अंदर मैस डोमिनेट कर रहे होते हैं वहां पर ये अकेली खातून आकर इस पूरे धंधे को अपने हैंडओवर कर देती है। और वो इसलिए करती है क्योंकि ये अपने धंधे में 90 से 80% खवातीन को इस्तेमाल करती है, और खवातीन को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजूहात जो होती हैं, वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि खवातीन की अक्सर चेकिंग नहीं होती और खवातीन की साथ रवैया भी हमारे मुल्क में जो है नरम रखा जाता है। अब 2017-18 में जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो जो कोर्ट होती है वो 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए की जो इनके ऊपर हर्जाना लेकर इनको जमानत मिल जाती है, और ये सारा नेटवर्क जो होता है वो इनके पीछे चलता चला जाता है। अब सवालिया निशान ये होता है हमारे सिस्टम के ऊपर, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इस 17 और 18 के बीच में जब इनको गिरफ्तार किया गया और जब इनका स्कैंडल चलता रहा और इनको छोड़ दिया गया, इस दौरान तकरीबन 42 लाख यानी कि तकरीबन 40 लाख से जाहिद बच्चे नशे से मुतासिर हुए। और बताया जाता है कि इसका सबसे बड़ा नेटवर्क इसने जेल में जाके ही अपना डेवलप किया था और फिर इसने आकर जो है तबाही मचा दी थी। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान तो हमारे इदारों पर बनता है कि इस औरत को क्यों छोड़ा गया और इसने आकर दोबारा से वही काम किया, और फिर उसके बाद इसको उसने एक्सट्रीम लेवल पे लेकर गई। अब अनमोल जो पिंकी है इनके बारे में बताया जाता है कि ये 2 केमिकल मिक्स कर ड्रग्स को बनाती थी। केटेमाइन और एस्टेमाइन ये 2 ड्रग्स थे जिनको ये मिक्स कर पाकिस्तान की जो एलीट्स थी उनके पास पहुंचाती थी, और इसकी जो कीमत थी वो पर ग्राम 40,000 रुपए तक की है। अब इनकी कॉल लीक्स होती हैं जिनके अंदर ये क्या बात कर रही हैं, जरा आप सुनिए। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं पूरे कराची में। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा आप लोग। इतनी शॉप में आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने सुना, वो कहती हैं कि पकड़ सकते तो पकड़ लो, ये इतना बड़ा स्कैंडल है, तुम कहां से पकड़ोगे, देखती हूं मैं कि तुम कैसे मुझे हाथ भी लगाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते। तो ये जो पिंकी साहिबा हैं इनके असल में बताए गए हैं कि काफी ज्यादा लिंक्स हैं सियासी लोगों के साथ, पाकिस्तान के जो हाई एलीट्स हैं उनके साथ, क्योंकि ड्रग सप्लाई करते थे ये लोग तमाम करते थे। और इनका कार्रवाई करने का तरीका बड़ा सिंपल होता था। जैसे कि कराची में जब ये ड्रग्स बनता था तो फिर ये ट्रेन के रास्ते से लाहौर आता था, फिर लाहौर में जो बाइक राइडर्स लड़कियां होती थी वो इसको फिर सप्लाई करती थी। अब ये पूरा जो चेन बनाई थी इन्होंने, ये अभी भी एक्टिव है। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हमारे मुआशरे का असल चेहरा है। जिस तरह से पिंकी को अदालत में लेकर आया गया, अदालत में जिस तरह से इस पे हथकड़ियां तक नहीं डाली गई और ऐसी दंदनाती हुई आई, इसी तरह से मैं आपको ना एक और पिक्चर दिखाता हूं। ये पिक्चर है सनम जवेद साहिबा की वालदा की, इसी पाकिस्तान की, इसी रियासत की और इसी हुकूमत की। ये मोहतरमा ये भी शहरी हैं, और ये जो अनमोल और ड्रग डीलर पिंकी है ये भी शहरी हैं। अब ये जो औरत है जो पिंकी है
ये ड्रग्स बेचती है, ये लोगों को नशे पे लगाती है। और ये जो माँ आप देख रहे हैं ना, ये जो बेंच पे बैठी हुई है, इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसकी 2 बहादुर बेटियों ने इस निज़ाम की गलतियों को निशानदही की और आज इन दोनों ही जो बेटियां हैं ना वो इस वक्त जेल में हैं। और ये माँ लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर एक स्टूल पर लेटी हुई है, स्टील का ये स्टूल है, और जिस पे ये अपनी बेटी से मुलाकात की मुंतज़िर है, जो घर नहीं जाना चाहती और बताती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दो क्योंकि मुझे पता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हमारे 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान में जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनको धक्के मारे जाते हैं, उनको गिरबान से पकड़ा जाता है, उनको किस तरह से धक्के मार के लेके जाए जाते हैं, ये भी हमारे इस पाकिस्तान में है। एक पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म को अदालत के अंदर से कमांडोज जो होते हैं वो गिरबान से पकड़ के अरेस्ट करते हैं। इसी निज़ाम के अंदर से आप ये देखें कि सनम जवेद के साथ क्या ताल्लुक़ रखा गया, फलक जवेद के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, महरंग बलोच के साथ क्या हुआ, ईमान मजारी के साथ क्या हुआ, और इसी रियासत, इसी हुकूमत के अंदर ये अनमोल साहिबा हैं जिनके साथ ये सारा माजरा दोहराया गया। तो जब भी मैं आपसे बात करता हूं ना कि ये एक नहीं 2 पाकिस्तान चल रहे हैं, तो इसका यही मकसद होता है कि एलीट्स के लिए कुछ और पाकिस्तान है और हमारे गरीब अवाम के लिए कुछ और पाकिस्तान है। मोहतरम नाज़रीन किराम, पंजाब तक चलें तो पंजाब में टिकटॉकर सरकार जो है उसने तबाही मचा दी है। मतलब एक जगह पर अभी IMF ने करप्शन डिटेक्ट किया, एक जगह पर इस वक्त जो है अवाम पर बदतरीन जुल्म किया जा रहा है, पेट्रोल में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, 211 रुपए सिर्फ अवाम टैक्स अदा कर रही है इस पेट्रोल के अंदर, अवाम को जो है बिजली के बिलों में टैक्सेस आ रहे हैं। इस वक्त अवाम को एनर्जी क्राइसिस का चूरन बेचकर 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, जिसके बाद उन पर तशद्दुद भी होता है, उनको 40-40 हजार के फाइन्स भी होते हैं, गरीब रो रहा होता है, पिट रहा होता है, लेकिन कहते हैं नहीं जी आपको बोझ उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, मैं जरा आपको बता दूं। ये अनवर सोमरा साहब की खबर है कि पिछले माली साल में, यानी कि जो अब साल गुजरा है मरियम नवाज साहिबा का, उसमें तकरीबन तशकीर के ऊपर 7 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और अब जो इनका साल चल रहा है, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मरियम नवाज के पिछले साल से लेके अब तक तकरीबन 6 अरब 40 करोड़ पे खर्च कर दिए चुके हैं सिर्फ मरियम नवाज की टिकटॉक्स पर। मतलब ये टोटल 14 अरब रुपए सिर्फ मरियम नवाज की टिकटॉक्स पे लगाए गए हैं, सिर्फ 14 अरब रुपए मरियम नवाज की तशकीर पे लगाए गए हैं, जिसपे मरियम नवाज के गाने लगते हैं, टिकटॉक्स बनती हैं, सिर्फ अवाम का पैसा इसी वजह से लगाया गया है। और अब मरियम साहिबा की जो हुकूमत है उसने 2027 के लिए 12 अरब रुपए डिमांड कर लिए हैं कि हमें तशहीर के लिए दिए जाएं, हमें मशहूरी के लिए दिए जाएं, ताकि इस अवाम को हम लोग पोस्टर बेच बेच के कब्रिस्तान में पोस्टर लगा दें, हम लोग बसों पे पोस्टर लगा दें, हम लोग वॉशरूम से पोस्टर लगा दें। तशहीर के लिए 12 अरब रुपए और मांगे गए, और ये उस वक्त मांगे जा रहे हैं मोहतरम नाज़रीन किराम जिस वक्त इसी अवाम के ऊपर एनर्जी क्राइसिस का कह के इनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इसी वक्त ये दुकानें बंद करवाई जा रही हैं जिस वक्त मरियम साहिबा 12 अरब रुपए मांग रही हैं। मतलब आपने अपनी आयाशिया खत्म नहीं करनी, लेकिन आपने इस अवाम को निचोड़ देना है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आप सिर्फ ये देखें कि इन्होंने पेट्रोल में टैक्सेस लगाए, लेवी में कितने ज्यादा टैक्स अप्लाई किए, और फिर बिजली के बिलों में इन्होंने अखीर मचा दी है, कितने ज्यादा टैक्सेस लगाए इन लोगों ने। अभी की जो रिपोर्ट आई है, मुसद्दिका रिपोर्ट आई है, उनमें बताया गया है कि इन 3 सालों के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस लगाए हैं उन टैक्सेस की कीमत है 700 अरब रुपए। तो मोहतरम, ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस अवाम के ऊपर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन किराम, आपका टैक्स का पैसा आप पर नहीं लग रहा, लेकिन लग कहां रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। पंजाब असेंबली में वज़रा स्पीकर और मशीरान की जो तनख्वाहें थी वो इस वक्त बढ़ा दी गई हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है वो रुकने पंजाब असेंबली की जो तनख्वाह थी वो 76,000 थी, और अब जो है मोहतरम नाज़रीन किराम वो तकरीबन 4 लाख रुपए कर दी गई है। 76,000 तनख्वाह थी और अब 4 लाख कर दी गई है। इसके बाद पंजाब के जो सूबाई वज़रा थे उनकी तनख्वाह पहले 1 लाख थी, अब जो कर दी गई है वो 9,60,000 कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली की जो तनख्वाह थी वो तकरीबन पहले 1,25,000 थी, अब जो है वो 9,50,000 कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाह थी वो पहले 1,20,000 थी, अब जो है वो 7 लाख तकरीबन 80,000 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की जो तनख्वाह थी वो पहले 83,000 थी, अब जो है वो 4,50,000 कर दी गई है। मुशीरों की जो तनख्वाह थी पहले 1 लाख रुपए थी, अब जो है 6,70,000 रुपए कर दी गई है। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह जो थी वो पहले 1 लाख रुपए थी, अब 6
70,000 रुपए कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्ट्री स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स की लेवी अलाउंस की तनख्वाह भी बराबर करने का फैसला कर दिया है। छुट्टी पर तनख्वाह मिलेगी, मतलब ये छुट्टी भी करें तो इनको तनख्वाह मिले, आपके टैक्स के पैसों से इनको पेट्रोल मिले और आपके पैसों से इन लोगों की तनख्वाहें आप देख लें। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मोहतरम नाज़रीन इकराम कि वो 30,000 कमाने वाला, 40,000 कमाने वाला बंदा इनको अपना पेट काट कर बिजली के बिलों में टैक्स देता है, पेट्रोल डलवाए तो उसमें टैक्स देता है, हर जगह पे इनको टैक्स देता है ताकि इनके जो मुशीर बैठे हुए पंजाब असेंबली में उनकी 9-9 लाख तनख्वाह हो जाए, इनके पेट्रोल फ्री हो जाए, इसलिए तनख्वाह देते हैं हम या इसलिए टैक्स देते हैं हम। ये अंदाजा करना है आपने कि इस वक्त कितना बड़ा जुल्म इस वक्त पंजाब के साथ हो रहा है, कितना बड़ा जुल्म जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और इस सब के ऊपर अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गैरत है ना, उसने चिंगारी मारी है और उसने चिंगारी इस तरह मांगी है कि एक खबर गर्दिश कर रही है और उसको फैलाया जा रहा है। किस तरह बताया जा रहा है मैं आपके सामने रख देता हूं कि उसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने जो हालिया बजट आने वाला है उस पर ब्रीफिंग मांग ली है। जी हां, मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब ने, कबूतर वाली सरकार ने इस वक्त अगले बजट में जो है उस पर ब्रीफिंग मांग ली है और इसमें बुलाया किसको है? इसहाक डार साहब को। ये खबर है मोहतरम नाज़रीन इकराम, और जो जिसने ये खबर दी है ना उसने थोड़ी सी कोशिश नहीं की कि जरा गूगल कर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम निकालता। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का इस वक्त नाम औरंगजेब साहब है और इस पूरी खबर में औरंगजेब साहब को कहीं नहीं बुलाया जाएगा जो IMF से डील कर रहे हैं, जो इस वक्त बिल लेकर आएंगे। तो मोहतरम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े डफर्स हैं। मतलब ये खबरें जाली जो खबरें होती हैं इसलिए गर्दिश की जाती हैं ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रेलेवेंट रखा जाए, जो कि कैंसर पेशेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद से बदतरीन शिकत खा के गया, जो सिर्फ एक MNA की हैसियत से, और वो भी 547 का जाली MNA है जिसकी कोई कुल हैसियत नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए रेलेवेंट रखा जा सके। मियां नवाज शरीफ साहब की गैरत तब क्यों नहीं जागी? जाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बिजली के बिलों के खिलाफ, जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो लेविस के ऊपर टैक्सेस हो रहे हैं, कौम का इस्तेसाल हो रहा है, करेंगे आप टैक्सेस पे आप बात, ये करेंगे इस पे बात? कभी नहीं करेंगे। ये आपको चूरन क्या बेचेंगे? पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में जो है ना चीजें हो रही हैं। ये जरा आप एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं कि पूरी दुनिया में बिजली के यूनिट्स की क्या कीमत है और पाकिस्तान में क्या यूनिट की कीमत है। हिंदुस्तान में जो यूनिट की कीमत है वो 2 रुपए है, बांग्लादेश में 3 टका है, अफगानिस्तान में 3 अफगानी रुपए हैं और पाकिस्तान में 53 रुपीस हैं। मुझे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अक्ले कुल के लिए ये काफी है कि वो समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये सिर्फ 53 रुपीस का जो पाकिस्तान को यूनिट मिलेगा सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद आपको GST टैक्स भी देना पड़ेगा, इसके बाद आपको मीटर टैक्स भी देना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो मरियम साहिबा का जो अभी इन्होंने पैसे मांगे अरबों रुपए वो भी आपको अदा करने पड़ेंगे, इसके बाद मुशीरों की तनख्वाहें भी तो हैं उसका टैक्स भी अवाम को देना पड़ेगा, मरियम साहिबा की जो गाड़ियों के टायर है ना उसका भी इसी अवाम से पैसे लिए जाएंगे और ये अवाम अभी भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो ये नाज़रीन इकराम हालात हैं इस वक्त पंजाब के। TLP के पे जो जुल्म हुआ मुरीद के में, उसके बाद से ही एक सवाल जो है वो बड़ा गर्दिश करने लगा कि मोहम्मद साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब कहां पर हैं। अब इनके बारे में बताया गया है कि जो ATC अदालत है, इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं मजहर अली गिल साहब, इन्होंने जो है इन दोनों ही शख्सियात के अरेस्ट वारंट जारी कर दी। अब बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जी अनस रिजवी और साद रिजवी शायद इस वक्त तहवील के अंदर हैं और बताया जाता है कि ये मफरूर भी हैं, लेकिन अदालत ने जो है बाकायदा तौर पर इसका जो है इन दोनों ही शख्सियात का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। देखिए मैं जरा आपको रिवाइंड करवाना चाहूंगा कि मुरीद के में हुआ क्या था, क्यों ये लोग निकले थे, क्यों ये लोग सड़कों पे निकले थे, क्यों इन्होंने जाने पेश की थी। इसलिए जाने पेश की थी क्योंकि फलस्तीन में होने वाले मुजालिम के पीछे ये लोग निकले थे। ये लोग निकले थे कि जो आपने ग्रेट प्रेसिडेंट कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप को, ये प्लीज मत कहें वो कातिल आजम है, उसको कातिल कहकर पुकारें। ये लोग निकले थे जो फलस्तीन में मुजालिम हो रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इन लोगों की लाशें बिछा दी गई। ये दोनों ही रहनुमा इस वक्त मफरूर हैं या कैद में हैं। इस टॉपिक को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो जुल्म इनके साथ हुआ है हमें बताना चाहिए। मेरे बड़े इख्तलाफात हैं TLP के साथ, लेकिन जुल्म अगर हो रहा है और जुल्म इनके साथ हुआ है तो हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए बगैर किसी इख्तलाफ के। अब इन पे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, अब एक दिन इनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा कि जी वो मफरूर थे, अब हम इनको लेकर आ गए, फिर इनकी 1-2 महीनों बाद मीडिया प्रेजेंस करवाई जाएगी। अब सवालिया निशान ये है कि मुरीद के ऊपर होने वाले मुजालिम जो होते हैं उस पर साद रिजवी अनस रिजवी किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आप इनको मंजर आम पर भी आता हुआ देखें। तो ये अब देखेंगे हम कि किस तरह से ये प्रोसेस चलते हैं। अभी तक की इतला तो यही है कि इनके ऊपर जो अरेस्ट वारंट है वो जारी कर दिया गया अनस रिजवी और साद रिजवी के ऊपर, और कहा गया है कि इनको कहीं से भी आप ढूंढ कर लेकर आए। नाज़रीन किराम आगे चलें
تو محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کئی تر چیزیں جو ہیں وہ پیش رکھی ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ جو اب کی تحریک چلے گی, یعنی کہ جو سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ کے اندر یہ مخاطب ہو کر عوام سے کہا کہ جناب میں اب کی بار سخت عمل سے آؤں گا, تو وہ معاملات ہے کیا, میں آپ کو وہ بتا نہیں سکا کیونکہ اڈیالہ ہوتا ہے اور اڈیالہ کے بعد پھر لاہور آنا ہوتا ہے, اور ایک پورا جو دن ہوتا ہے 2-3 دن ہمارے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں, تو ہم آپ سے ولاگ بھی نہیں کر پائے, کافی دیر بعد یہ ولاگ بھی آ رہا ہے, اس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا. لیکن سہیل افریدی صاحب کی اڈیالہ میں جو تفصیلات ہیں نا, وہ صرف اتنی ہے کہ ان کی حکومتی وزراء سے بات چیت ہوئی اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ دیکھیں آپ کو جو ہے اگلے منگل تک جو ہے آپ ویٹ کر لیں, اگلے منگل میں اس سے پہلے یا دوران منگل یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کو ہم ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے. یہ حکومت کی طرف سے سہیل افریدی صاحب کو اب بتایا گیا ہے. اب یہ جب باتیں ہو رہی تھیں, یہی بات انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے بھی کی, اور علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا پہ آ کر بتایا کہ ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے کہ سہیل افریدی یہاں پر آئیں, محمود خان اچکزئی صاحب میں ان پہ گرم آئے. تو انہوں نے جو ملاقات کی ہے جناب مولانا فضل الرحمان سے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اب کی تحریک بنے اور اب کی تحریک آئے تو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. دیکھیں اب ہونے کیا جا رہا ہے, سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ تحریک ہو, لیکن ان سب میں سہیل افریدی صاحب کی جو کابینہ ہے اور خود سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے ایک مشترکہ اجلاس ہو جس میں تحریک تحفظ آئین, محمود خان اچکزئی اور جو فیملی یہ تینوں بہنیں ان کو شامل کیا جائے, اور اس تحریک کے اندر یہ تمام لوگ جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے نکلیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کو کچھ شامل کروانا چاہتے ہیں جس سے یہ تحریک جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھے. دیکھیں اگر یہ سیاسی لوگ شامل ہو جائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کرنا یا اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کارروائی نہیں کر سکتے, حکومت پہ پریشر ایک بڑھتا ہے اور پھر آپ اپنے معاملات لے کے آگے جا سکتے ہیں. تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں. ناظرین کرام آگے چلیں تو گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ عموماً کیا گیا تھا. اب 8 فروری میں یہ ہوا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی وہ گئی, ان کا نشان پہلے چھینا گیا قاضی فائز عیسیٰ نے, پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن جو تھا اس میں بلے باز جو تھے ان کو ساتھ ملایا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ بھی اچانک سے نمودار ہو کہتے ہیں کہ یار میری جو ہے کوئی ان کے ساتھ ڈیل وغیرہ نہیں ہے, اور ریٹن ڈیل ہوتی ہے بلے باز کے جو رہنما ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے معاملات نکل جاتے ہیں. اور پھر سنی اتحاد کونسل اور MWM جو علامہ ناصر عباس کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے الحاق بنا کے الیکشن لڑتی ہیں. لیکن محترم ناظرین کرام گلگت بلتستان نے بھی یہی سیم عمل کیا. گلگت بلتستان کے الیکشن میں پہلے ان سے بلے کا نشان لیا گیا, بلے کا نشان نہیں دیا گیا, اور پھر گلگت بلتستان کی جو PTI تھی انہوں نے پولو مین کے ساتھ ایک جو نشان تھا اس کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. لیکن اب جو ہے اسی جو پارٹی جس کے ساتھ PTI نے الحاق کیا تھا اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا اور اس کا نشان بھی چھین لیا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جائے گا وہ کس طرح سے عوام میں فری اینڈ فیئر ہوگا, کہ پہلے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے الیکشن مینیج کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ڈر اور خوف دیکھ سکتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کا کہ وہ جو ہے اس کا نشان بھی نہیں دینے دے رہا پاکستان تحریک انصاف کو, کس طرح سے نشان ان کو مل جائے اور یہاں پر ان کا الیکشن بھی ہو جائے. دیکھیں اس وقت PTI کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. جو ان کے رہنما تھے عمران خان, ان کو اس وقت 180 سے زائد دن ہو چکا ہے آئسولیشن میں. 180 دن, 1000 دن تو ان کی امپریزمنٹ کو ہے نا کہ وہ قید ہیں, لیکن 180 دن ہو چکے ہیں ان کی اس وقت قید بندی کو, جس میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, جن میں ان کو تنہا رکھا گیا ہے. اندازہ کیجئے کہ اسی دوران ان کی آنکھ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے, ان کی آنکھ جو ہے مکمل ضائع ہو چکی ہے. رائٹ, یہ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا ظلم ہے. ابھی اس وقت جو تفصیلات آئی ہیں بڑی دل کو دلا دینے والی ہیں. عدنان خان صاحب جو ہیں اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں. ایک ایسا شخص پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن کہ جس نے سچ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. مطلب آپ اس پارٹی سے اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ پارٹی ہمیشہ نکلی, جو بھی کارکن اس کے نکلتے ہیں, ان کو 26 نومبر میں گولیاں لگیں اور اب بھی ان کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. ایک ویڈیو AI نے بنائی ہے, اور یہ ریج AI نام کا اکاؤنٹ ہے جس نے یہ ویڈیو تیار کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیے اور ملاحظہ کیجئے کتنا بڑا ظلم جو ہے اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. بس ایک سچا انسان جنہیں سوچیا کہ سچ دی قیمت ادا کرنی چاہیے تے انہیں وہ قیمت پوری ادا کی تھی. عدنان خان ملتان دیاں گلیاں دا جایا ہویا, انہیں اس ملک نو لٹتے ویکھیا تے فیصلہ کر لیا کہ نظر نہیں پھیرنی چاہے کچھ بھی ہو جاوے. جدوں عمران خان نے آواز لائی
ਅਦਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨੋ ਮਈ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਤਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ वो नूर बिछा दीन गया, वो गलत सन। तो मोहतरम आपने देखा कि किस तरह से पंजाब के अंदर जुल्म हो रहा है, पंजाब के लोगों के नाल जुल्म हो रहा है ते ए जुल्म रुकन वाला नहीं है। ये जुल्म बहुत आगे जाने वाला है अगर आप खामोश रहे, अगर आप चुप रहे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये जुल्म यहीं तक नहीं है। अभी इस वक्त मैं आपको तफसीलात बता दूं करामत भट्ट साहब की। करामत भट्ट साहब ये तकरीबन अभी दूसरी मरतबा फिर गिरफ्तार हुए। पहली मरतबा गिरफ्तार हुए अडयाला जाते हुए हाईवे से गिरफ्तार किया, और दूसरी मरतबा जब इनके मोहल्ले में, इनके इलाके में एहतजाज हो रहा था तो ये वहाँ पर जाते हैं, उनके साथ एहतजाज करते हैं और फिर इस बंदे को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये PTI में शामिल हुए थे ना, तो उस वक्त ये बताया गया कि यार इन पे एतराज़ात हैं, ये पहले नून लीग से ताल्लुक था इनका, लेकिन ये उस वक्त शामिल हुए जिस वक्त PTI के पर बड़े मुश्किल हालात थे। लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, शामिल क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी स्टांस पे खड़े रहे। मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है तो ये बंदा सिर्फ इमरान खान से, जब मैंने पूछा इनसे कि आप इमरान खान के साथ क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद की खबर देखी ना कि उनकी तबीयत ख़राब है और ये जो नवाज शरीफ है ये उससे हार चुका है, तो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं किया कि मैं इस पार्टी जिसका रहनुमा नवाज शरीफ है इसके साथ खड़ा हूँ। ये मेन वजह थी इनके कॉन्सेप्ट को बदलने की, और ये अभी तक किस तरह खड़े में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है 90% कॉम्प्रोमाइज़ होकर बैठे हुए, एहतजाज वगैरह नहीं कर रहे, ये हर एहतजाज में जाते हैं, ये हर मंगल जाते हैं, और हर मंगल जाने के बावजूद इनके ऊपर तनकीद भी होती थी। लेकिन अब ये दूसरी मरतबा गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस को बरकरार रखने में, एहतजाज करना, ये करना, ये इनकी सबसे बड़ी कसूरवार थी जिस पर करामत भट्ट को गिरफ्तार किया गया। तो मोहतरम, ये वो निज़ाम है जिसके ऊपर अगर हम आवाज़ नहीं उठाते या बात नहीं करते तो यकीन जानिए ये निज़ाम हमारे बच्चों तक को खा जाएगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।